नमस्कार, मैं डॉक्टर बैनर्जी हूँ। डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी, जबलपुर से आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड का संचालक। मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूँ। मेरी वाइफ डॉक्टर मिसेस रिंकू और बेटी ईशानी बहुत अच्छी एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं। हम रेगुलर आईवीएफ करते हैं और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये एक रीसेंट जो अभी ट्रेंड चला है एम्ब्रियो को जांचने का कि कौन सा एम्ब्रियो बेस्ट है, किसको ट्रांसफ़र करें। तो ये मैं आपको एम्ब्रियो मतलब भ्रूण, जब हम आईवीएफ करते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ से एग्स निकाल के हमने एक को यहाँ निकाला और उसको स्पर्म से फर्टिलाइज़ कराया इक्सी के द्वारा या नेचुरल द्वारा। फिर इसके बाद में एक सेल का दो सेल बना, दो सेल का चार सेल बना, चार सेल के बाद आठ सेल, ऐसे करके एक एम्ब्रियोनिक जीनोम पे जाकर यहाँ पर एक ब्लॉक लगता है। फिर एक एम्ब्रियोनिक जीनोम एक्टिवेट होता है, मतलब जो एम्ब्रियो स्वतः अपना अस्तित्व बना रखने में कामयाब होगा वही आगे बढ़ता है। अब इसके बाद में ये जो सेल हैं ये दो प्रकार के सेल में डिवाइड हो जाते हैं। एक सेल जो इसके खोल को, जो इसको जोना पेलुसिडा बोलते हैं, इसको लाइन करता है, और एक सेल की एक समूह तैयार होती है भीतर। ये जो सेल जो इसको लाइनिंग देता है उसको ट्रोफोएक्टोडर्म बोलते हैं। ट्रोफोएक्टोडर्म, इससे प्लेसेंटा बनता है जिसको कई लोग फूल भी बोलते हैं। ये जो इनर सेल मास है इससे बच्चा बनता है, एक्चुअली फीटस। अब बात आती है कि जब आप बहुत सारे एम्ब्रियो बनाएं और उसमें कौन सा एम्ब्रियो अच्छा है, कौन सा ब्लास्टोसिस्ट अच्छा है, इस अवस्था को ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ऐसे यदि बहुत सारे ब्लास्टोसिस्ट बन गए या फिर कई बार ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र करने के बाद एबॉर्शन हो गए, तो एबॉर्शन या फिर चुनने में जो ब्लास्टोसिस्ट में प्रॉब्लम होती है वो जो फीटस है उसमें क्रोमोसोम का डिफेक्ट हो सकता है। क्रोमोसोम मतलब डीएनए के पैकेट्स। ये पैकेट्स 23 मदर से आते हैं, 23 फादर से आते हैं। यदि इसमें कोई व्यतिक्रम हो 46 की जगह या तो 45 या 47, तो ये भ्रूण जो है ये जब इम्प्लांट होगा तो इसमें एबॉर्शन की संख्या ज़्यादा होगी, बच्चे में डाउन सिंड्रोम हो सकता है या दूसरी विकृतियां हो सकती हैं जिसको कॉपी नंबर वेरिएशन बोलते हैं। इसमें मैं डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ। मुद्दे की बात यह है कि जब हम इस एम्ब्रियो को, इस ब्लास्टोसिस्ट को जेनेटिकली अच्छा है कि नहीं, क्रोमोसोम और कॉपी नंबर वेरिएशन, सब क्रोमोसोम अच्छा है कि नहीं, तो हम उसको इम्प्लांट करेंगे। मतलब हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे। इम्प्लांट होगा कि नहीं होगा बात की बात है, हम ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे। अब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते समय हमें इस भ्रूण की फिर जांच कर लेनी चाहिए। इस जांच के दो तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। जो अभी ब्लास्टोसिस्ट में जांच करने के दो तरीके प्रचलित हैं, उन्हीं के बारे में मैं बोल रहा हूँ। या तो मैं इन जो सेल हैं, इस सेल के ट्रोफोएक्टोडर्म से कुछ पीस निकाल लूँ, कुछ सेल निकाल लूँ और उनका जेनेटिक टेस्ट कर लूँ, तो हमको सेल्स मिलेंगे, उसके भीतर हमको डीएनए पूरा मिलेगा। हम इसकी जांच कर सकते हैं। इसको ट्रोफोएक्टोडर्म बायोप्सी बोलते हैं। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, भ्रूण बिठाने के पहले की जांच, तो उसको बोलते हैं प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट एन्यूप्लॉइडी। अब खाली एन्यूप्लॉइडी 21 नंबर का भी हो सकता है, 18 का भी हो सकता है, 13 का भी हो सकता है, या फिर क्रोमोसोम के भीतर में भी कुछ गड़बड़ हो तो भी हो सकता है। बात यह आती है कि क्या ये जो सेल है ये इस इनर सेल मास जिससे कि बेबी बनता है उसको रिप्रेजेंट करता है? नहीं। तो क्या इस टेस्ट को करने से हम इसके बारे में पक्का बता सकते हैं? नहीं। पर इसको टेस्ट करके काफ़ी हद तक हम इसके बारे में बता सकते हैं। ये एक प्रचलन है क्योंकि इसका भी ओरिजिन और इसका ओरिजिन उस फर्टिलाइज्ड एग से ही हुआ है। पर नेचर क्या करती है कि इस भ्रूण को बच्चा बनाने वाले समूह के जो सेल हैं उसको अच्छा रखने के लिए जो खराब सेल हैं वो इधर ट्रांसफ़र भी कर देती है। तो हो सकता है कि आप ये वाले जो सेल जांच कर रहे हैं वो इसको रिप्रेजेंट ही ना करें। दूसरा, जब आप इसके साथ छेड़खानी करते हैं लेज़र से या फिर इसके खोल को तोड़ते हैं तो इसमें इंजरी होने की चांस होता है, तो ये भ्रूण मर भी सकता है। पर ये ट्रोफोएक्टोडर्म बायोप्सी काफ़ी प्रचलन में है।
इन चीज़ों से बचने के लिए क्या हम जो इनर सेल मास है उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ मेथड अपनाएं? तो क्या हुआ कि ये जो इनर सेल मास वाला जो पार्ट है, इस सेल से और इस सेल से, दोनों ट्रोफोएक्टोडर्म से अधिकतर जो सेल की टूट फूट होती है उससे कुछ डीएनए के पीसेस बाहर आते हैं, इसके भी आते हैं, इसके भी आते हैं। यदि हम जिस ड्रॉपलेट में इसको ग्रो करा रहे हैं उस ड्रॉपलेट में हम चौथे या पाँचवें दिन के भ्रूण को हम बाहर निकाल लें, उसको फ्रीज कर लें, और जो पानी बचा इस पानी में या इस मीडिया में इन डीएनए की जांच करें, तो ये डीएनए जो पीसेस में पड़े हैं बगैर छुए हम इसके बारे में और इसके बारे में जांच कर सकते हैं। इसको नॉन इन्वेजिव, मतलब आपने इन्वेड नहीं किया, आपने छेद नहीं किया, PGT प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट ए बोलते हैं। बात यह आती है कि ये वाले जो डीएनए के पीसेस हैं इनका एस्टिमेट करने के लिए आप क्रोमोसोम एनालिसिस नहीं कर सकते, तब आपको डीएनए टेस्ट करना पड़ता है, उसको नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग बोलते हैं। इसमें डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। ये आपको क्रोमोसोम का भी डिफेक्ट बताएगा, या आपको कॉपी नंबर वेरिएशन का भी डिफेक्ट बताएगा, बहुत डिटेल में ये टेस्ट रिपोर्ट देगा। अब बात आती है कि क्या इस टेस्ट से आप इनर सेल मास के बारे में जान सकते हो? प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें ट्रोफोएक्टोडर्म का भी डीएनए मिक्स है जो कि इसको रिप्रेजेंट नहीं करता, पर चूंकि इसका भी डीएनए इसमें है तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी इससे बेहतर होगी। प्लस चूंकि इसमें इन्वेड नहीं कर रहे हैं तो इस एम्ब्रियो को टूट फूट होने या चोट लगने या ख़राब होने की संभावना घट जाएगी। इसलिए आजकल एक NIPGTA नया प्रचलन में आया जो सेल फ्री डीएनए, मतलब सेल से निकला हुआ डीएनए को आप टेस्ट करो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग के द्वारा। बात यह आती है कि जब हम प्रीनेटल बच्चा जब पेट में रहता है तब भी हम NIPT करते हैं, NIPS करते हैं, उसमें भी जब हम सेल फ्री डीएनए का टेस्ट करते हैं उसमें कुछ यदि प्रॉब्लम होती है तो हमको पक्का करना पड़ता है कि कोरियन बायोप्सी से या फिर एमनियोसेंटेसिस से कि वास्तव में वो बीमारी है कि नहीं। इसमें प्रॉब्लम यह है कि यदि ये आपने बीमारी बताई इसमें है तो आप इसको फर्दर टेस्ट नहीं कर सकते, आप इसको रिजेक्ट कर देते हो। इसका मतलब हम यदि इसमें बोलें कि ये सब कुछ ठीक है तो भी यहाँ गड़बड़ हो सकता है, और यदि मैं बोलूँ कि यहाँ पर प्रॉब्लम है तो यहाँ ठीक भी हो सकता है। बट चूँकि इसमें एम्ब्रियो को चोट लगने की संभावना नहीं है, चूँकि इसमें इनर सेल मास का भी डीएनए हम टेस्ट कर रहे हैं, तो इसको ट्रोफोएक्टोडर्म बायोप्सी, जो कि एक इन्वेजिव टेस्ट है जिसमें हमको एम्ब्रियो बायोप्सी करनी पड़ती है, उससे थोड़ा बेहतर है। ये एक नया टेस्ट है और इसके बारे में अभी बहुत सारे लैब काम कर रहे हैं जिसको NIPGTA बोलते हैं, और ये धीरे धीरे चलन में आ रहा है। पर इसकी जो प्रामाणिकता है, इसका जो पक्का है जो हम बोल रहे हैं वैसा ही पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू वैसा ही है कि नहीं, आप यदि देखोगे तो ये जो किताब है मैं इसका ही रेफरेंस दे रहा हूँ, और इसमें आप देखोगे कि आपको ड्रॉप 3 to 4 डेज़ में जो चेंज करना पड़ता है वो या तो आप ट्रोफोएक्टोडर्म बायोप्सी करिए या फिर आप स्पेंट मीडिया लीजिए। स्पेंट मीडिया में, ब्लास्टोसिस्ट मीडियम में आप होल जीनोम एम्प्लीफिकेशन करिए पहले, फिर उसके बाद में आप सीक्वेंसिंग, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग करके आप फिर इसको सॉफ्टवेयर में डाल के बता सकते हैं कि ये जो इनर सेल मास है या ट्रोफोएक्टोडर्म है उसमें प्रॉब्लम है कि नहीं। बट ये 100% नहीं होता, और इसमें कुछ हद तक एम्ब्रियो को चुनने में सहायता मिलती है, खासकर जिसमें कि रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर हो, जिसमें मेल इनफर्टिलिटी हो रही हो, यदि एडवांस मैटरनल एज है, मतलब 35 से 40 के बीच में, और ब्लास्टोसिस्ट बने हो, तब आपको यदि जांच करने की ज़रूरत हो। प्रॉब्लम ये भी होती है कि यदि आप जांच करके देखते हैं कि बहुत सारे एम्ब्रियो में खराबी आ रही है तो आप पक्का नहीं कर सकते कि इनर सेल मास में भी ये खराबी है कि नहीं। तब आपको पेशेंट के साथ संवाद करके उसको या तो आप ट्रांसफ़र करिए या फिर ट्रांसफ़र नहीं करिए। कई बार मिक्स प्रॉब्लम भी आती है, उसको मोजाइसिज्म बोलते हैं, उसमें बड़ी परेशानी होती है कि हम इसको ट्रांसफ़र करें कि नहीं करें। उसमें भी एक 20% to 80% करके एक, वो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, पर ये एक NIPGT एक नया मेथड है एम्ब्रियो को जांचने का कि उसमें कोई जेनेटिक फॉल्ट है कि नहीं।
यदि आप हमारे साथ जुड़े हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।